स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अमेरिकन सिविल वॉर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज अमेरिका को पूरे विश्व में एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। वहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहे जाने वाले इस देश का अस्तित्व ही खतरे में था। यूनाइटेड की आइडेंटिटी पर ही सवाल खड़ा हो गया था। देश के अंदर ही गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया था। सिविल वॉर का मतलब उस वॉर से है जो एक देश के अंदर ही दो ग्रुप्स में लड़ा गया हो। इस वॉर को इंट्रा स्टेट वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वॉर एक कंट्री की इंटरनल बाउंड्री के अंदर ही सीमित होता है। सिविल वॉर का मेन मोटिव होता है देश के किसी एक रीजन को अपने कंट्रोल में करना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ विरोध करना। और ऐसा ही एक सिविल वॉर अमेरिका में भी हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 तक चला। ये वॉर अमेरिकन यूनियन के लॉयल नॉर्दर्न स्टेट्स और 7 सदर्न स्टेट्स के बीच में हुआ। ये सभी सदर्न स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका से अलग होकर एक सेपरेट नेशन यानी कि कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण करना चाहते थे। इस वॉर का अमेरिकन सोसाइटी और उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस पर काफी गहरा प्रभाव हुआ। इसके साथ ही इस सिविल वॉर को अमेरिका की सबसे भयानक त्रासदी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 6,20,000 अमेरिकन सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये संख्या वर्ष 1861 में अमेरिका की 2% आबादी के बराबर थी। पर आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से यह सिविल वॉर हुआ? आइए जानते हैं रीजंस बिहाइंड अमेरिकन सिविल वॉर। अगर अमेरिकन सिविल वॉर के मुख्य कारणों की बात करें तो वो था अमेरिका में फैला हुआ स्लेवरी सिस्टम और अमेरिकन यूनियन के दो हिस्से यानी नॉर्थ और साउथ के बीच की इनइक्वालिटी। ये दोनों रीजंस आपस में कनेक्टेड भी थे। और ये कैसे हुआ, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और इसने अमेरिका को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेकिन इस रेवोल्यूशन का एक लिमिटेशन भी था और वो था इसके इंपैक्ट्स नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स तक ही सीमित रहते हैं। सदर्न स्टेट्स में इसका प्रभाव न के बराबर देखने को मिलता है। यहां पहले की तरह अभी भी एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट ऑक्यूपेशन बना हुआ था। इसीलिए ये रीजन नॉर्दर्न स्टेट्स की तुलना में काफी बैकवर्ड था। इन स्टेट्स में कॉटन और टोबैको जैसे कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर होता था। ये क्रॉप्स लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। सदर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लेबर्स के तौर पर स्लेव्स का इस्तेमाल होता था। स्लेव लेबर की वजह से ही यहां एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बना हुआ था। इसी बीच अमेरिकन टेरिटरी का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हो गया और सदर्न स्टेट्स के कई लीडर्स न्यूली फॉर्म्ड वेस्टर्न स्टेट्स में भी स्लेवरी सिस्टम का एक्सपेंशन चाहते थे। उनका कहना था कि इन वेस्टर्न टेरिटरीज में स्लेवरी लीगलाइज्ड रहनी चाहिए। लेकिन वहीं नॉर्थ अमेरिकन लीडर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी सिस्टम का विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस वजह से इन दोनों रीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। दोस्तों, स्लेवरी सिस्टम के एक्सपेंशन को रोकने और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स ने कुछ एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर साल 1830 में अमेरिकन यूनियन के कुछ हिस्सों में एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट की वजह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में स्लेवरी के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट्स हुए और मूवमेंट को सपोर्ट देते हुए यहां स्लेवरी को खत्म किया गया। लेकिन अगर बात सदर्न स्टेट्स की करें तो एंटी स्लेवरी मूवमेंट वहां ज्यादा सफल नहीं रहा। इसके पीछे का कारण यह था कि इन स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह से स्लेव्स पर डिपेंडेंट थी और स्लेवरी के खत्म होने से ये बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए यहां एंटी स्लेवरी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बल्कि ऐसी किसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसलिए सदर्न स्टेट्स के लीडर्स ने 1854 में कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत स्लेवरी और उसकी प्रैक्टिस को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इस एक्ट का एंटी स्लेवरी मूवमेंट के सदस्यों ने जमकर विरोध किया। इस एक्ट की वजह से स्लेवरी को सपोर्ट करने वाले यानी प्रो स्लेवरी ग्रुप और स्लेवरी का विरोध करने वाले यानी प्रो अबॉलिशनिस्ट ग्रुप्स के बीच काफी वायलेंस हुआ। इस वायलेंस को ब्लीडिंग कैंसन्स के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से स्लेवरी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण बनता है जिसकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इस वायलेंस के कुछ समय बाद
कैंसस नेब्रास्का एक्ट का विरोध करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। और इस पार्टी का एक ही एम था, और वो था अमेरिका से स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म करना। नवंबर 1860 के इलेक्शंस में इसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एब्राहम लिंकन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया। एब्राहम लिंकन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में स्लेवरी को अबॉलिश करने का प्रॉमिस किया हुआ था। अब उनके प्रेसिडेंट बनने से सदर्न स्टेट्स के मन में डर बैठ गया कि वो अपना इलेक्शन प्रॉमिस पूरा जरूर करेंगे और स्लेवरी को बैन कर देंगे। इससे सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो सकती थी, और इसी कारण सदर्न स्टेट्स खुद को जल्द से जल्द यूनियन से अलग कर देना चाहते थे और अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून को फॉलो न किया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। एब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के लगभग 3 महीने के अंदर ही अमेरिका के 7 सदर्न स्टेट्स ने खुद को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग करके स्वतंत्र राज्य कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, और इसी के साथ अमेरिकन यूनियन के 2 टुकड़े हो गए। अमेरिकन यूनियन के 2 टुकड़े होते देखना एब्राहम लिंकन के लिए काफी निराशाजनक था। वो किसी भी कीमत पर अमेरिकन यूनियन को बनाए रखना चाहते थे, और इसी कारण से अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है, जहां एक तरफ यूनियन आर्मी थी और दूसरी तरफ कन्फेडरेट्स ऑफ सदर्न स्टेट्स। तो आइए अब डिटेल में इस वॉर के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। मेन इवेंट्स इन अमेरिकन सिविल वॉर। दोस्तों, सिविल वॉर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकन यूनियन का विरोध करने के लिए न्यूली फॉर्म्ड कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी ने नॉर्दर्न स्टेट्स के चार्ल्सटन स्थित फोर्ट समटर पर अटैक किया। इस अटैक के बाद प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने यूनियन आर्मी को फोर्ट समटर को डिफेंड करने का ऑर्डर दिया, लेकिन यूनियन आर्मी को इसमें सफलता नहीं मिली और 13 अप्रैल 1861 को इस फोर्ट पर कन्फेडरेट स्टेट्स का कब्जा हो गया। इस शानदार विक्ट्री से प्रभावित होकर 4 और सदर्न स्टेट्स यानी वर्जीनिया, आर्कांसो, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी ने भी कन्फेडरेट स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया, और इसी के बाद आरंभ हुआ सिविल वॉर का पहला बैटल, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन के नाम से भी जाना जाता है। इस बैटल की शुरुआत 21 जुलाई 1861 को हुई। कन्फेडरेट आर्मी को थॉमसन जोनाथन स्टोनवॉल जैक्सन लीड कर रहे थे, और यूनियन आर्मी इस बैटल में बैकफुट पर ही रही। उनके कई सोल्जर्स को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बैटल के बाद दोनों साइड्स को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये वॉर काफी लंबे समय तक चलने वाला है। इसी वजह से दोनों ही आर्मीज ने लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन के बाद जनरल विनफील्ड स्कॉट, जो यूनियन आर्मी के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया और जॉर्ज बी मैकेलन को यूनियन आर्मी का लीडर बनाया गया। अगर कन्फेडरेट आर्मी की बात करें तो उसे भी अब जनरल रॉबर्ट ई ली लीड कर रहे थे। सेकेंड बैटल ऑफ बुल रन 29 अगस्त 1862 को शुरू हुआ। इस सेकेंड बैटल में भी ली द्वारा लेड कन्फेडरेट आर्मी की जीत हुई और यूनियन आर्मी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी मैकेलन और उनके ट्रूप्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी गलती से सीख लेते हुए फिर से अपनी आर्मी का पुनर्गठन कर कन्फेडरेट स्टेट्स के खिलाफ 14 सितंबर को मैरीलैंड में जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में आखिरकार यूनियन आर्मी को जीत हासिल हुई और वो कन्फेडरेट आर्मी को शाप्सबर्ग और आसपास के रीजन से खदेड़ने में भी सफल रहे। और इसी के बाद अमेरिकन सिविल वॉर का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसका नाम था बैटल ऑफ शाप्सबर्ग। बैटल ऑफ शाप्सबर्ग 17 सितंबर को फाइट किया गया। इस बैटल को सिविल वॉर की सबसे दर्दनाक और भयानक बैटल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बैटल में यूनियन आर्मी के 69,000 और सदर्न स्टेट्स के 52,000 सैनिकों की जान गई। इतने सारे सैनिकों की मृत्यु के बावजूद इस बैटल में यूनियन आर्मी की जीत हुई और वो कन्फेडरेट आर्मी को वर्जीनिया और उसके आसपास के एरिया से भगाने में सफल हुए। लेकिन सिविल वॉर का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन ने एक दांव खेला, जिसने वॉर में यूनियन की जीत का रास्ता साफ कर दिया। आइए जानते हैं क्या था यह दांव। इशूइंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। दोस्तों, प्रेसिडेंट लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया। इस प्रोक्लेमेशन के तहत सदर्न स्टेट्स के सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। यहां से यूनियन आर्मी में उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो गया और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।
इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के जरिए प्रेसिडेंट लिंकन ने न सिर्फ अमेरिकन स्लेव पॉपुलेशन का सपोर्ट पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया और यूनियन आर्मी को स्ट्रांग बनाया, बल्कि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भी वो अपनी तरफ करने में सफल हुए। दरअसल ब्रिटेन जैसे देश सदर्न अमेरिकन स्टेट से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे, जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसे में चांसेस थे कि सिविल वॉर में ब्रिटेन सदर्न स्टेट्स को सपोर्ट देने लगे, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी अपने यहां स्लेवरी को अबॉलिश कर चुका था और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो उसका सपोर्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के जरिए लिंकन ने सिविल वॉर को पूरी तरह से प्रो स्लेवरी और एंटी स्लेवरी डिबेट में तब्दील कर दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट यूनियन की तरफ कर दिया। इस प्रोक्लेमेशन के बाद लगभग 1,86,000 स्लेव वर्कर्स को फ्री कर उन्हें यूनियन आर्मी में एडमिट कर लिया गया, जिससे यूनियन आर्मी बहुत स्ट्रांग बन गई। इसके साथ ही साथ स्लेव्स के फ्री हो जाने के कारण सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी भी चौपट हो गई और यहीं से सिविल वॉर के अंत की शुरुआत हो गई। एंडिंग ऑफ सिविल वॉर। इस सिविल वॉर में एक अहम मोड़ तब आया जब स्ट्रांग बन चुकी यूनियन आर्मी की कमान यूलिसीज एस ग्रांट को दी गई और उन्होंने यूनियन आर्मी को इतने अच्छे से ट्रेन किया कि यूनियन आर्मी ने कन्फेडरेट आर्मी को हराकर 1863 तक विक्सबर्ग और चैटनूगा जैसे एरियाज पर कब्जा कर लिया। यूलिसीज एस ग्रांट की इस शानदार जीत से प्रभावित होकर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में उन्हें यूनियन आर्मी की सुप्रीम कमांडर की उपाधि सौंप दी। इस उपाधि को एक्सेप्ट कर ग्रांट ने सदर्न स्टेट्स की तरफ इन्वेजन चालू किया और कन्फेडरेट आर्मी के लीडर ली की सेना, जो उस समय वर्जीनिया में मौजूद थी, उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। यूनियन आर्मी के अटैक्स इतने भयंकर थे कि इसमें कन्फेडरेट आर्मी के कई हजार सैनिकों की जान गई। कुछ ही समय बाद ग्रांट और उनके सैनिकों ने सदर्न स्टेट्स में ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाने वाले सबसे स्ट्रेटेजिक रेल सेंटर, जो पीटर्सबर्ग में स्थित था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे यूनियन आर्मी ने कन्फेडरेट स्टेट्स के अन्य हिस्से जैसे अटलांटा, साउथ कैरोलिना, गोल्ड्सब्रो एटसेट्रा को 1865 तक अपने कब्जे में ले लिया। इन सब के बावजूद रॉबर्ट ली और उनकी कन्फेडरेट की सेना ने हार नहीं मानी और उन्होंने यूनियन द्वारा कंट्रोल किए गए फोर्ट स्टेडमन पर 25 मार्च को अटैक किया, पर उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही और कन्फेडरेट आर्मी को अपोमैटिक्स रिवर के पास अटैक करते वक्त यूनियन आर्मी ने 9 अप्रैल को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घिर जाने के बाद कन्फेडरेट आर्मी ने यूनियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी हार कबूल की। ये सरेंडर मोमेंट अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में से एक माना जाता है, पर इस मोमेंट को अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले ही 14 अप्रैल को उनकी हत्या कन्फेडरेट आर्मी के एक लॉयलिस्ट जॉन विल्किस बूथ द्वारा कर दी गई। ऐसे में जनरल शर्मन, जो नॉर्दर्न कैरोलिना से बिलोंग करते थे, उन्होंने कन्फेडरेट आर्मी का सरेंडर एक्सेप्ट किया और इसी के बाद 26 अप्रैल 1865 को यह सिविल वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस वॉर का अमेरिका के ऊपर आगे चलकर क्या इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। सदर्न कन्फेडरेट की हार के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13th, 14th एंड 15th अमेंडमेंट्स ऐड किए गए, जिसके तहत अमेरिका से पूरी तरह से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एज अ नेशन नए सिरे से डिफाइन किया गया। इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब कई स्टेट्स का समूह न बनकर एक इनडिविजिबल यूनाइटेड नेशन है, जिसके कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। इस सिविल वॉर ने नॉर्दर्न और सदर्न टेंशन्स को खत्म करके अमेरिका की फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग बना दिया था। सिविल वॉर के तहत स्लेवरी अबॉलिशन के बाद सदर्न स्टेट्स में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की शुरुआत हुई, जिससे वो भी धीरे धीरे नॉर्दर्न स्टेट्स की तरह संपन्नता की ओर बढ़ने लगे। सदर्न स्टेट्स में नए बिजनेस एंटिटीज की शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ने सदर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई सारे ग्रांट और सब्सिडीज भी लॉन्च किए। इस सब के चलते अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी की एक नई लहर दिखाई दी और नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच की इनइक्वालिटी को काफी हद तक कम कर लिया गया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकन सिविल वॉर की कहानी। हमने इस कहानी में यह जाना कि कैसे स्लेवरी को खत्म करने के लिए, अमेरिका को यूनाइट करने के लिए लाखों सैनिकों और प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने अपनी जान गंवाई।
ये वॉर जो स्लीव प्लांटेशन वर्कर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए लड़ा गया था, वो आगे चलकर इतना भयानक रूप धारण कर लेगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस वॉर ने न केवल अमेरिका को स्लेवरी से मुक्त किया, बल्कि अमेरिका जो आज इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश है, उसकी भी नींव कहीं न कहीं इसी वॉर के बाद पड़ी। इस वॉर ने पूरे अमेरिका के फाउंडेशन को स्ट्रांग और यूनाइटेड बनाया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी नया रूप दिया, जिससे आगे चलकर भारत जैसे देश ने भी प्रेरणा ली। आपको क्या लगता है, क्या वॉर ही एक रास्ता था अमेरिका के स्लेव्स और अमेरिकन यूनियन को प्रोटेक्ट करने का? क्या इस इशू को सॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं था? क्या इब्राहिम लिंकन की हत्या टल सकती थी अगर ये वॉर न हुआ होता और अमेरिका का ये इशू एक पीसफुल अग्रीमेंट के तहत सॉल्व हो गया होता? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।